Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and we were doing class 10th political science. We were on chapter 3 और हमने इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. जेंडर और रिलीजन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कास्ट को हम आज कंप्लीट करेंगे. तो शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा पार्ट. इस पार्ट के अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, पॉलिटिक्स का कास्ट में क्या रोल है, कास्टिज्म क्या होता है. इन चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर. ये जो पहला पैराग्राफ है वो कहता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स. वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये प्रीवियसली जो हमने कवर किए टॉपिक्स उसका एक जिस्ट, एक समरी देने की कोशिश कर रहा है और आगे बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये इसने ये बोला है कि जब हमने जेंडर की बात करी तो पॉलिटिक्स का क्या रोल था, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रोल था, क्योंकि वहां पर देखा हमने कि कैसे पॉलिटिकल जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो कैसे जेंडर का जो एक सब्जुगेशन हो रहा था सोसाइटी के अंदर, फीमेल्स का सब्जुगेशन हो रहा था, कैसे उनकी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होती है. जैसे कि सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में हुआ, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया. ऐसे ही अब टारगेट है कि भाई लोकसभा में भी फीमेल्स को 33% का रिजर्वेशन मिले, राइट. बट वहीं पर जब हमने देखा एक दूसरा सोशल डिवीजन जो कि रिलीजन के बेसिस पे था, वहां पर पॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो एक नेगेटिव सेंस में था. कैसे वहां से कम्युनलिज्म की भावना आ रही थी, विच वॉज एक्चुअली रिस्किंग द ओवरऑल आइडिया ऑफ इंडिया ओनली, राइट. बट जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट में पॉलिटिक्स का रोल कैसे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे. तो सब ये तो ये पैराग्राफ था. अब बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज की. देखो, जो जेंडर वाला सोशल डिवीजन होता है, सोशल डिवीजन तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा. मतलब जब हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं अलग अलग बेसिस पे तो उसे हम बोलते हैं सोशल डिवीजन. वो कुछ सोशल आइडेंटिटीज के बेसिस पे होता है. कुछ कुछ सोशल आइडेंटिटीज को फेवर दिया जाता है, कुछ कुछ सोशल आइडेंटिटीज को डिस्क्रेडिट या डिसएडवांटेज रखा होता है, या उनको डिसएडवांटेज मिलता है. अब होता क्या है कि अगर आप यूनिवर्सली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जेंडर के बेसिस पे सोशल डिवीजन हो या फिर रिलीजन के बेसिस पे सोशल डिवीजन हो, इट इज वेरी मच कॉमन अमंग ऑल द कंट्रीज, राइट. कुछ कंट्रीज में रिलीजन के बेसिस पे जो है वो थोड़ा कम होगा, बट ओवरऑल जेंडर और रिलीजन के बेसिस के ऊपर जो सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है वो काफी कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट ये जो तीसरा वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, कास्ट के ऊपर सोसाइटी का डिवीजन, दिस इज स्पेशल टू इंडिया. बिफोर वी गेट इनटू दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. ऐसा है कि जब आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा होगा तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वैदिक सोसाइटी, वैदिक एज में क्या हो रहा था कि हमने जो काम के बेसिस पे लोगों को बांटा था. मतलब कोई क्या काम कर रहा है उसके बेसिस में उसकी कास्ट को एलोकेट किया था. फॉर एग्जाम्पल, कोई रिचुअल्स करता था या पढ़ाने का काम करता था तो उसको हम ब्राह्मण कास्ट में मानते थे. इसके अलावा अगर कोई लड़ाई करता था, अपने देश के लिए जान देता था और इस तरीके की चीजें करता था तो उसको हम क्षत्रिय कहते थे, विच वॉज लाइक अ प्रोटेक्टिंग जो क्लास होता है उसे बोलते थे. तीसरी क्लास होता था वो वाला क्लास जो कि बिजनेस क्लास करता था, ट्रेडिंग करता था, तो उसको हम बोलते थे वैश्य. और चौथा एक क्लास होता था जो इन तीनों में से कोई भी सेक्टर का काम ना कर पाए, वो चौथा क्लास काम करता था, उसको बोलते थे शूद्र. अभी तक ये काम के बेसिस के ऊपर जो कास्ट का अलॉटमेंट था ये ठीक था. बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो प्रॉब्लम है उसको हेरिडिटरी बना दिया जाता है. मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में या आप कितने अच्छे कलाकार हैं, ये क्या बोलते हैं, कुछ बनाने में, या आप कितना अच्छा बिजनेस एक्यूमेन है आपका. इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका बर्थ जिस फैमिली में हुआ है उस फैमिली के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई इंसान बहुत ही अच्छा बिजनेस एक्यूमेन रखता हो पर उसका जन्म हो जाता है कहां पर, ब्राह्मण फैमिली में. तो उसको मतलब उसको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, वही रिचुअल वो करना पड़ेगा जो करवाते हैं, पूजा पाठ और एजुकेशन, इसके उसमें रहना पड़ेगा. तो इससे ना ही सिर्फ उस इंसान का खराब होता है काम, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी का भी होता है.
क्योंकि सोसाइटी में जब जो जो चीज में अच्छा है अगर वो करे तो ओवरऑल सोसाइटी ग्रो करती है, बिकॉज सोसाइटी विल एक्ट लाइक अ टीम। तो धीरे धीरे करके ये और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। कौन सा? ये कास्ट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। लोगों के क्रेडिट या उनके स्किल या उनके नॉलेज के बेसिस पे उनको काम नहीं अलॉट किया जा रहा था, उनको काम अलॉट किया जा रहा था उनके फैमिली के बेसिस के ऊपर कि उनकी किस कास्ट में उनका जन्म हुआ है, उनको वही काम करना पड़ेगा। अब इसको आगे देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन होता है, कुछ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसा होता है ना, अगर मैं कुछ जैसे कि मैं पॉटरी बना रहा हूं, राइट, मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा मेरा काम बहुत मशहूर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी चाहूंगा ना कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो पॉटरी में ही इन्वॉल्व हो, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स होंगे, मेरा जो आर्ट है, मेरा जो स्किल है, वो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सकता हूं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको बताऊंगा, ऐसा कर रहेगा, वो मोटिवेट करूंगा, ऐसा आइडियली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान डॉक्टर है, राइट, तो डॉक्टर है तो उसके अपने एक पूरा नेटवर्क होगा, डॉक्टर्स का, पैथोलॉजिस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट का, नर्सेस का, पेशेंट्स का, उसके पास एक हॉस्पिटल का एक पूरा सेटअप होगा। तो वो चाहेगा कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी डॉक्टर बने, क्योंकि उसको बने बनाए चीजें मिलेंगी। उसको बस क्या करना है, कला या फिर उसको बोलते हैं स्किल को सीखना है, डिग्री लेनी है और प्रैक्टिस करना है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ऐसा एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में तो होता ही है, मगर ये स्व इच्छा से होता है। मतलब मैं मोटिवेट करूंगा अपने बच्चे को कि वो ऐसा करे, पर वो ऐसा ही करे और सोसाइटी इसको रूल बना दे, तो यहां प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन हो, मेरे जो बच्चे हो, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, उनमें वो स्किल आ सकता है, तो मैं या फिर सोसाइटी के रूल के हिसाब से उसको डॉक्टर ही बना दूं, तो वो ना अच्छा डॉक्टर बनेगा, पेशेंट का शायद इलाज भी अच्छे तरीके से ना हो, और जो एक क्रिकेट की दुनिया को बहुत अच्छा क्रिकेटर मिल सकता था वो भी ना मिलेगा। तो इट इज एन ओवरऑल डिसएडवांटेज फॉर द सोसाइटी एंड द फैमिली एंड फॉर दैट एन इंडिविजुअल। सो क्या बोल रहा है? कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो ये बोल रहा है हर सोसाइटी में ट्रांसफर तो होता है काम का, पर कास्टिज्म का ये जो सिस्टम है ये एक इसका एक्सट्रीम फॉर्म है, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ चूजिंग और नॉट चूजिंग देयर। What makes it different from other societies is that in this system, hereditary occupational division was sanctioned by rituals. ये कास्टिज्म एक्सट्रीम फॉर्म और भी ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको जो परमिशन दी गई है वो रिचुअल्स के द्वारा ही परमिशन दी गई है। एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स इन द इंडियन सोसाइटी, और फॉर दैट मैटर इन एनी सोसाइटी। इफ द रिचुअल्स इन इटसेल्फ आर सैंक्शनिंग or allowing such kind of transfer of job from one generation to another on the basis of family, then that is really not appreciable. Okay. Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the same group, and did not eat with members from other caste groups. So it was not only related with passing of job or passing of an occupation from one generation to another, it was much wider, because उसके basis पे क्या किया गया था, communities बना दी गई थी, and within that community only people used to interact, have family relationships or have relationship. They could not go into matrimonial alliance. शादी वो नहीं कर सकते थे बाहर के कास्ट के ग्रुप के साथ, ना खाना खाते थे बाहर के ग्रुप के साथ। कुल मिला के एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवीजन होने लगा सोसाइटी का, and this is why we say that casteism is extreme form of social division. इसको देखते हैं। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, अच्छा ये अब ये क्या बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम में एक्चुअली होता क्या था? कास्ट सिस्टम में ये होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक हमारे कास्ट के होते थे, एक आउटर कास्ट के होते थे। जो आउट कास्ट के होते थे उनके साथ हम एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते थे। इनह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? इनह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब है कि कुछ एक सिलेक्टेड जातियां थी, उनको बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिसेस उनके साथ की जाती थी ना, वो आम शहरों में रह सकते थे, शहरों के आउटस्कर्ट्स में ही वो रहते थे। दूसरा, उनको जब खाना खाना होता था तो हम उनको एक अलग से बर्तन में खाना देते थे, पहले तो खाना खाते ही नहीं थे हमारे साथ। तीसरी बात,
पानी पीने के लिए उनको सिमिलर सोर्स का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे। ऐसे न जाने, एजुकेशन तो आप भूल ही जाइए, इनफैक्ट रोड और मंदिर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे न जाने कितनी सारी चीजें थी जो कि इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, जिनको कि इनके साथ किया जाता था। यही चीज ये बता रहे हैं। और जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि आपको पता है ब्रिटिश हम पे राज करते थे, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पास केवल देश को आजाद करना फ्रॉम द ब्रिटिश वाज नॉट द ओनली एम, देयर वाज अनदर एम, बिकॉज इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। पहले तो हमें ही सुधरना था ना। अगर हम सुधर के एक नहीं होंगे तो फिर देश को कैसे आजाद कराएंगे? इफ पीपल आर नॉट यूनाइटेड, हाउ विल दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश? सो टू गेट यूनाइटेड इट वाज वेरी नेसेसरी दैट जो भी इविल प्रैक्टिसेस इंडिया में चल रही थी उनको रिफॉर्म करना बहुत जरूरी था। और ऐसा ही रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लीडर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टू एन एक्सटेंट गांधी जी, and many more, right? Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, Swami Vivekanand, Dayanand Saraswati, and many more, Mool Shankar. Okay. Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups. They were subjected to the inhuman practice of untouchability, about which you have studied in class 9. Untouchability क्या होती है? I hope you have studied in class 9. The things that I just told you is untouchability, right? That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhi, B.R. Ambedkar, Periyar Ramaswamy Naicker advocate and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. वो चाहते थे कि ऐसी कास्ट, हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां पर कास्ट इनइक्वालिटी हो ही ना। सो ये है सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जहां पर कुछ कमिटीज के नाम, कुछ एक दो कमिटी के नाम है विच इज इंपॉर्टेंट। सो आई वुड वांट यू कि आप इसको खुद से पढ़ें। ये पॉपुलरली नोन एज सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, किसके टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बता रहा है रिलीजियस जो कंपोजिशन है इंडिया की, वो उसके बारे में बता रहा है। इट्स अ वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको थोड़ा सा खुद से पढ़ ले, एक बार रीड आउट कर ले। देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन हियर, बस आप इनको ये थोड़ा सा एक दो चीजें देख लीजिएगा। इसके अलावा एक वर्ड है एथिस्ट करके। एथिस्ट का मतलब होता है क्या? एथिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी रिलीजन के ऊपर भरोसा ना करे, जो भगवान के ऊपर भरोसा ना करे, जो ऑलमाइटी भगवान के ऊपर, जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर ना विश्वास करे, उसे एथिस्ट कहते हैं। ओके, अभी देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पहले ये जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी या कास्टिज्म की प्रॉब्लम थी, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुई थी, और समय के साथ साथ ये कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी वीकन हुई है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स ने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है इसके अंदर। इसके अलावा अर्बनाइजेशन ने, इकोनॉमिक ग्रोथ ने, लिटरेसी ने, और जो एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी होती है इसने, तो इन सारी चीजों ने मिलके जो है कास्टिज्म को काफी ज्यादा वीकन किया है। मैंने वर्ड यूज किया है वीकन, मैंने इसको ऐसा नहीं किया है कि कास्टिज्म बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है। इट हैज एब्सोल्युटली वैनिश्ड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। नो, इट हैज नॉट हैपेंड नीदर इन अर्बन एरियाज नॉर इन रूरल एरियाज। फॉरगेट अबाउट रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में भी अभी तक हम ये कहें कि ये पूरी तरह खत्म हो चुका है तो नहीं हुआ। इनफैक्ट आम जिंदगी में हम भी इसका शिकार हैं विदाउट नोइंग कि हम एक्चुअली इसका शिकार हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए अर्बनाइजेशन के वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, लिटरेसी की वजह से। लिटरेसी की वजह से हमारे को एक्चुअली समझ में आता है, जब पढ़ाई लिखाई हम करते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि हाउ इट कैन बी डेंजरस टू द सोसाइटी, देयरफॉर वी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच एक्टिविटीज व्हिच विल प्रमोट अनटचेबिलिटी। सो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, तो एक तो ये हो गया, दूसरा चीज ये हो गया कि लिटरेसी हो गया, दूसरा हो गया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स कि शहरीकरण। जब अर्बनाइजेशन में, जब लोग शहर में काम करते हैं तो वो लोग इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। द मेन एम ऑफ वर्किंग इन गुड urban cities is to earn money and have a better life, right? So to have that better life or to have that comfort zone, you have to work really hard. When you work really hard, do you have this time to ask this McDonald guy which caste are you from? Or would you ask your supervisor or colleagues which caste are you from, so that I will decide whether to eat from you or to work with you? So you don't have time for that, right? All your brain is channelized towards what? Towards working more and earning more, right? So
अर्बनाइजेशन इज वन थिंग, एंड देन लिटरेसी इज वन थिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली जब पैसा आने लगता है तो डेफिनेटली जो कास्ट है, जो फैमिलीज हैं, वो भी प्रमोट होने लगती हैं, तो उसके वजह से भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है आपके पास। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज इफ यू हैव मनी, नोबडी इज गोइंग टू आस्क विच फैमिली आर यू फ्रॉम और विच बैकग्राउंड डू यू कम फ्रॉम, सो ऑल यू हैव इज money and your status, that's it. So this is what they are saying in this complete paragraph. Let's go to the next. Okay, so yet caste has not disappeared from contemporary India. Some of the older aspects of caste have persisted. Even now most people marry within their own caste or tribe. So as I said, yes, this is true that it has weakened a lot, but if we say that it has vanished is not true. जैसे कि आज भी हम क्या करते हैं, ये बात तो सच है, जब हम ऐसे मैट्रिमोनियल पोर्टल्स पे जाते हैं, जीवन साथी, शादी.com और ऐसी चीजों पे, तो यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस क्या रहता है, हम लिखते हैं ना कि चलो ठीक है हम इस कास्ट के हैं तो हमें इस कास्ट की लड़का या लड़की चाहिए, राइट। तो हमारी प्रेफरेंस वही रहती है। इनफैक्ट हमारे को एक बहुत एक हिचक होती है कि अगर कोई बाहर कास्ट से शादी कर रहा है हमारा लड़का लड़की या हमारा भाई बहन, तो हमारे को एक लगता है, हिचक लगती है कि नहीं यार ये तो आउटर कास्ट में जा रहा है। रिलीजन तो छोड़ दो, आउटर कास्ट में जा रहा है तो भी फैमिली वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स वाले क्या कहेंगे, इस तरीके की चीजें आती हैं इन सर्टेन फील्ड्स, नॉट इन रेगुलर फील्ड्स, एंड दैट टू इन अर्बन एरियाज। रूरल एरिया में अभी भी काफी ज्यादा परसिस्ट करती है, राइट। सारे फील्ड्स का मतलब खाने पीने और जॉब वॉब वाले केसेस में नहीं होता, बट हाँ जब हम मैट्रिमोनियल अलायंस और शादी जैसी चीजें करते हैं तो वहां पर आज भी हम इससे काफी हद तक पीड़ित हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज। इफ यू गो टू रूरल एरियाज देन दिस थिंकिंग विल अप्लाई टू इवन मेनी अदर फील्ड्स. So untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition. Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to economic status. So basically what they are trying to say here is कि those people who had this advantage, जिनको की एजुकेशन को प्राप्त करने का सौभाग्य था पहले के जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर क्लासेस, राइट, अपर क्लासेस वुड नॉट बी राइट टर्म, जो कुछ क्लासेस थे जिनको कि ये एडवांटेज था कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। बाकी कुछ ऐसे भी थे डिप्रेस क्लासेस थे, जिन डिप्रेस क्लासेस को, या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो वीकर सेक्शंस थे, इन वीकर सेक्शंस को एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनको क्या हुआ, इनको पहले एक्सेस नहीं था एजुकेशन फैसिलिटीज का, अपॉर्चुनिटीज का, तो जिसके वजह से क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन ये गरीब होते चले गए। और जिन लोगों ने उस समय एजुकेशन प्राप्त कर रखी थी, आज वो लोग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। वी नो दैट हाउ डज इट वर्क, राइट। अगर किसी के पास ऑलरेडी पैसा है, बैकअप है, तो वो क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा पढ़ाने के। और जो लोग पहले से ही वीकेंड हैं, गरीब हैं, तो दे नीड रियली सम आउट ऑफ द बॉक्स फैसिलिटीज की वो आगे बढ़ पाए। तो अभी धीरे धीरे करके सिचुएशन बदल रही है, बट आज भी अगर आप अपर मिडिल क्लास में देखोगे तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि दे बिलोंग फ्रॉम सिलेक्टेड क्लासेस। उनमें एससीज, एसटीज और ओबीसीज के जो लोग हैं वो आज भी आपको कम दिखेंगे। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज कि जो पहले एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं वो एडवांटेज्ड पोजीशन में है, और फिर उनकी जो जनरेशंस थी वो भी एडवांटेज्ड पोजीशंस में है, और जबकि जो नहीं कर पाए थे आज भी उनकी जनरेशन सफर कर रही है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, गवर्नमेंट, दे ऑल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू लिफ्ट देम अप। तो यहां तक तो ये हो गया। अब दो चीजें बची हैं। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स का क्या रोल है कास्ट के अंदर। सबसे पहले देखते हैं, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, राइट। जब हमने, याद है, कम्युनलिज्म पढ़ा था तो हमने ये सोचा था, और ये हमने पढ़ा था कि जो लोग इसमें बिलीव करते हैं उनका मानना ये है कि सोसाइटी का डिवीजन जो होता है उसका डीप रूट जो है वो क्या है, रिलीजन ही है। रिलीजन के बेसिस पे ही वो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये सिख, और हम ऐसा मान लेते हैं कि इन ग्रुप्स की आपस में जो सोच है, जो नीड्स है, वो सब सेम होगी, जबकि ये गलत है।
एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर उनकी एस्पिरेशन, उनकी नीड्स अलग अलग भी हो सकती हैं, इनफैक्ट होती ही हैं। वैसे ही इस्लाम में, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में, वैसे ही सिख में, सबकी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम ये मान लेते हैं कि जो कम्युनिटीज, ये जो कास्ट के बेसिस पे सोशल डिवीजन किया गया है, इसमें भी क्या हो रहा है कि सारे कास्ट की जो कम्युनिटीज बनाई गई है, उन सबकी डिमांड्स, एस्पिरेशन, नीड्स बिल्कुल एक ही हैं। उसमें उनके इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और अगर होगा भी तो हम क्या मानेंगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है, जरूरी नहीं है। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community. Natural social community के हम मान लेते हैं कि वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, and have the same interest which they do not share with anyone from any other caste. जैसे मैंने आपसे बताया, as we saw in the case of communalism, such a belief is not born out by experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. So अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कास्टिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म ले लेता है पॉलिटिक्स के अंदर। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर वो ये दो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से स्टडी करती है और वो उसके डेमोग्राफिक्स को स्टडी करती है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना। वो वहां पर देखते हैं कि कौन से कास्ट के लोग ज्यादातर हैं, तो वो क्या करेंगे, उस कास्ट के लोगों को में से कोई एक कास्ट, मतलब उस कास्ट के ही किसी एक इंसान को वो टिकट देंगे कि ताकि वो उसको इनकैश कर पाए। मतलब अगर मान लो कि मैं एक सोसाइटी में, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करने जा रहा हूं, इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, ठीक है, मेरी पार्टी, मतलब मैं हेड हूं उस पार्टी का, तो मुझे उनके लोगों में से किसी को टिकट देना पड़ेगा, उन्हीं को में से किसी को चेहरा बनाना पड़ेगा, सो दैट दे वोट फॉर मी। बट हु डू आई सिलेक्ट? तो वो जो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा ना, वो डिपेंड करता है कि वहां पर मैं स्टडी करूंगा, मेरे लोग स्टडी करेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन ज्यादातर कौन सी कास्ट रहती है, उसी कास्ट में के किसी बंदे को मैं यहां पर खड़ा करूंगा अपनी पार्टी से, कि ताकि वो कास्ट के लोग ये देख के वोट करें कि हमने तो उन्हीं के कास्ट के लोगों में से किसी एक को खड़ा किया है। ये तो हो गया इलेक्शन से पहले। दूसरी बात, जब पार्टी जीत के सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तब भी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं या फिर जब हम मिनिस्ट्रीज अलॉट करते हैं कि भाई आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, आप होम मिनिस्टर होंगे, आप डिफेंस मिनिस्टर होंगे, आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर होंगे, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, ऐसे करके जब हम पोर्टफोलियो बांटते हैं, एक तो हो गया इलेक्शन से पहले और दूसरा हो गया इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद भी मैं क्या करूंगा, जब मैं अपनी मिनिस्ट्रीज को अलॉट करूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कम्युनिटीज थी, जो कास्ट थे, उन सबको वो मिले, कि ताकि नेक्स्ट बार जब इलेक्शन हो तो वो लोग क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि भाई हमारी कास्ट को भी, हमारे कास्ट के इंसान को भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिनिस्टर बनाया था, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बनाया था, तो फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी मुझे वोट करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कास्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, बिफोर इलेक्शन एंड इवन पोस्ट इलेक्शन। दैट इज व्हाट दिस फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्या ये कहते हैं, ये कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक इमोशनल अपील करती हैं एक पर्टिकुलर कास्ट को, और इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा भी परसीव किया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करती है, राइट। आई होप यू नो दैट एंड लेट्स नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म जिससे कि कुछ लोगों को खराब लगे। तो मेरे लिए अभी आपको समझाने के लिए बस इतना ही एग्जाम्पल है कि अगर आप बहुत पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो समझा देती है, इनडायरेक्टली समझा देती है, कुछ कुछ तो इतने ब्लंटली बोल देते हैं कि हम इस कम्युनिटी के फेवर में हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. So basically वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, मतलब कि 18 साल के ऊपर जो भी हिंदुस्तानी होगा वो वोट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा असेंबली के, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ है, लोगों की सेल्फ एस्टीम ऊपर आई है। पहले ऐसा होता था कि ब्रिटिश के टाइम पे हर इंसान वाज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। देयर वर फ्यू पीपल, ओनली द पीपल हु वर एजुकेटेड एंड वर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स, दे वर ओनली एंटाइटल्ड टू वोट। बट अब तो ऐसा नहीं है। तो उसके वजह से क्या हुआ, लीडर्स को हर
पार्टी को, हर कम्युनिटी को, हर कास्ट को अपने पास उनको देखना पड़ रहा है, उनका वोट सीक करना पड़ रहा है टू गेट इनटू द पावर एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. The focus on caste in politics can sometimes give an impression कि elections are all about caste and nothing else. अभी तक जो भी मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए उससे आपको ये समझ में शायद आ सकता है कि इलेक्शंस का मतलब कास्ट ही है. मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब कास्ट से ही वो सारा सब रोल प्ले करेंगे, कास्ट को स्टडी करेंगे, कास्ट को अपील करेंगे, ये सारी चीजें कास्ट से ही रिलेटेड होगी. बट ऐसा नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स बताने वाले हैं आपको, उससे आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कास्ट. सबसे पहली चीज, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी मेजॉरिटी के अंदर है. एक से ज्यादा कम्युनिटी भी मेजॉरिटी में हो सकती है, और जब एक से ज्यादा कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी तो डेफिनेटली आप किसी एक कम्युनिटी को खुश करके उसका वोट नहीं प्राप्त कर सकते. सो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस. एज सिंपल एज दैट, राइट? So you can't make one community happy and on the basis of that you can win the elections. You know कि a parliamentary constituency has got more than one caste. Second, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि no party wins the votes of all the voters of a caste or community. When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters that caste vote for that party. मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि जब एक पार्टी ये क्लेम करती है कि अरे ये कास्ट तो हमारे फेवर में है, ये कास्ट तो हमें जिता देगी, ऐसा नहीं होता. जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि उस कास्ट के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो हमारे फेवर में हैं, वो हमारा वोट बैंक है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक बात करते हैं कम्युनिटी ए की. अब एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि ये जो कम्युनिटी ए है ये तो हमारे ही वोट बैंक है. इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिटी ए का हर एक इंसान उस पार्टी को वोट करेगा. अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को पुट अप करती हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट. ये हमने देखा था पहले जब हम ये पढ़ रहे थे कि जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कास्ट मतलब इलेक्शन का मतलब कास्ट हो गया. बट अब चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन का मतलब केवल कास्ट नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है, तो हम इस टॉपिक को इसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे. कैसे? ये बताएगा ये वाला पॉइंट. कैसे? ये देखो, some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidates from their caste. कहने का मतलब अब ये सिद्ध करने की कोशिश करें कि इलेक्शन का मतलब केवल कास्ट नहीं होता. अब ये कैसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी ए है, तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिटी ए से एक से ज्यादा कंटेस्टेंट्स हो जो इलेक्शन लड़ रहे हो. ऐसा हो सकता है. तो डेफिनेटली अब उनमें वो वाला तो नहीं रहेगा ना कि ये दूसरी कास्ट का है तो हमें इसको वोट करना है, ये नहीं करना है, और ये हमारी कास्ट का है हमारे को इसको वोट करना है. मतलब कास्ट डज नॉट बिकम द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग बाय द वोटर्स. आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूं. दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कास्ट से कोई खड़ा ही ना हो इलेक्शन के अंदर, तो वहां पर तो ये सवाल ही खत्म हो गया कि इसको हमारे को जिताना है क्योंकि ये हमारी कास्ट का है. इन सारे पॉइंट से हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन का मतलब केवल कास्ट नहीं होता है. The ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. That could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. For example, आप देखते हैं कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई कंटेस्टेंट जीतता है, तो कभी कोई और पार्टी कोई और कंटेस्टेंट. अगर ऐसा होता कि जो वोटर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी को देख के ही वोट करते, तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई अपनी सीट से उतरता, राइट? क्योंकि वो तो आपकी कम्युनिटी का है. व्हाई वुड यू वोट अगेंस्ट हिम or her for that matter? But we know, we understand and we have seen that कि लोग जीतते हैं और फिर जीते हुए जो लोग हैं फिर वो बाद में जाके दूसरे इलेक्शन में हारते भी हैं. that could not have been possible अगर हम या जो वोटर्स हैं वो इसी सोच के हिसाब से वोट करते तो. So clearly, while caste matters in the electoral politics, अब ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है पॉलिटिक्स के अंदर, बट केवल कास्ट ही
रोल प्ले करता है ऐसा नहीं है, इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश करेंगे. सो डू मेनी अदर फैक्टर्स. द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू द कास्ट और कम्युनिटी. पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन. सो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों की एफिनिटी है, लोगों का झुकाव है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ ज्यादा होता है रादर देन देयर कम्युनिटी, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को समझनी पड़ेगी. इनफैक्ट लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो बहुत हद तक उनके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि हमने देखा है क्या, जो रिच और पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन फॉर डिफरेंट पार्टीज पीपल्स अटैचमेंट फॉर द परफॉर्मेंस. सो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी हो सकती है, इनफैक्ट होती ही है. ओके, सो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं. फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. बहुत सारे गांव के जो लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में आते हैं फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस, फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. तो इसी को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं. दूसरा क्या है, कास्ट हायरार्की. जब हम कास्ट को एक ऑर्डर में देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये आगे, ये पीछे, तो इससे जो एक एनवायरमेंट बनता है उसे हम कास्ट हायरार्की कहते हैं. अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट, इसको बोलते हैं कास्ट हायरार्की. और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है जब एक इंसान अपने एंसेस्टर्स वाले जॉब को छोड़ के किसी दूसरे नए जॉब को टेकअप करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फादर किसान थे, उनके ग्रैंडफादर किसान थे, उनके भी फादर किसान थे, तो अगर मैंने अब एक एमएनसी में जॉब ले ली है तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. सो दीज थ्री टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा. मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. मतलब अभी तक आपने ये देखा कि कास्ट इन पॉलिटिक्स देखा. अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट कैसे रोल प्ले करता है. सो वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स. कास्ट क्या रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, हमने ये देखा. अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या करता है कास्ट के अंदर. ओके, सो इट्स नॉट अ वन वे रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि केवल जो है कास्ट ही पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है. इनफैक्ट पॉलिटिक्स भी कास्ट को इफेक्ट करती है. अब आप देखने की कोशिश आप देखेंगे कि कैसे कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स रोल प्ले करना शुरू करेगी. सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. For example, एक community A है और उसके साथ में ही एक community B भी रहती है. अब कम्युनिटी ए को अगर और स्ट्रांग बनना है तो वो कास्ट क्या सोचेगी, थोड़ा पॉलिटिक्स लगाना शुरू करेगी. उसको वो ये सोचेगी कि अगर हमारे को स्ट्रांगर बनना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी सब कास्ट है या ये जो कम्युनिटी बी है, ये जो कास्ट बी है, हम इसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं. ऐसा करने से कम्युनिटी ए या कास्ट ए प्लस कास्ट बी विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर कास्ट एंड इट विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन. तो आगे ना कास्ट में भी पॉलिटिक्स रोल प्ले करता है. सो अब ये क्या कर रहा है, जो कास्ट के लोग हैं उनके अंदर पॉलिटिकल थोड़ा सा एक्यूमेन जनरेट कर रहा है. सेकेंड इज वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोएलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन. सो ऐसा भी होता है कि जो दो कास्ट हैं उनके बीच में प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या करते हैं, कोएलिशन करने की, नेगोशिएशन और ये सब करने से वो एक साथ आने की कोशिश करते हैं टू बिकम अ बिगर एंड अ स्ट्रॉन्गर वन. So new kinds of caste groups have come up in the political arena, backward and forward caste groups. So basically क्या है कि जो कास्ट, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जो कि बैकवर्ड, उसकी सिचुएशन वीक थी. अब बहुत सारी कास्ट थी, वो लोगों ने क्या किया, एक साथ आके वो लोगों ने क्या किया, अपनी एक कैटेगरी बना ली, राइट. उस कैटेगरी को हमने क्या बोला, बैकवर्ड क्लास है या फॉरवर्ड क्लास है, उनकी इकोनॉमिक और उनके सोशल स्टेटस के ग्राउंड के ऊपर. अब लास्ट को देखते हैं. Thus caste plays different kinds of roles in politics. इसलिए हम कह सकते हैं कास्ट जो है डिफरेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स के अंदर. In some situations, expression of caste difference in politics gives many disadvantaged community the space to demand their share of their power. तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स ने एक तरीके से, अगर हम एक एंगल को देखें तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है बहुत सारी कास्ट जो कि वीकर थी इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है टू बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट. आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से बहुत सारी क्लासेस जो वीकेंड थी सोशली एंड इकोनॉमिकली, दे आर एक्चुअली नाउ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. सो
In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access in decision making. So मैंने आपसे बताया ना कि इन सारी चीजों ने क्या किया है, हेल्प किया है इन वीकर सेक्शंस को टू कम अप एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर स्टेटस ऑफ देमसेल्फ, राइट? सो इसके बाद क्या हो रहा है, सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो लाइकवाइज बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी हैं, नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी हैं। इन एसोसिएशंस ने दे हैव ऑलवेज एजिटेटेड कि भाई ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वी शुड एंड दिस एंड वी शुड बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, अ स्ट्रॉन्गर नेशन, एंड दैट कुड बी डन ओनली बाय गिविंग देम स्पेशल सेफगार्ड्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड। At the same time, exclusive attention to a caste can produce negative results as well. ऐसा भी होता है, ये बात तो सही है कि हमारे को लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बट अगर हम पूरा का पूरा ध्यान या स्पेशल स्टेटस या स्पेशल एम्फेसिस हम एक पर्टिकुलर कास्ट पे करें तो इसका कभी कभी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्या था जब कम्युनलिज्म में हम क्या कर रहे थे, कम्युनलिज्म का आइडिया जब हम ये मान रहे थे कि सोसाइटी का जो बेसिस है वो रिलीजन है, वैसे ही जब हम कम्युनिटी जो सोसाइटी का बेसिस अगर कास्ट को मान लेते हैं तो उससे भी जो पूरी सोसाइटी है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। डिस्टेबलाइज कैसे होगी कि आपका जो पॉलिटिकल अरीना है वो क्या करेगा, कास्ट को एनकैश करने की कोशिश करेगा। जब वो ऐसा कोशिश करेगा तो वो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनसे बातें हट जाएंगी। मतलब इलेक्शंस किस बेसिस पे होना चाहिए, इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए कंपटीशन के, वो होने चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। बट वो करते किसके बेसिस पे है, रिलीजन और कास्ट। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने उनको वोट करना बंद कर दिया इसके बेसिस के ऊपर तो इट विल सेंड अ वेरी क्लियर मैसेज, बॉस यू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस, यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन दीज बेसिस, दे हैव बिकम प्रीटी ओल्ड नाउ, यू हैव टू ब्रिंग innovative and new subjects which are actually the requirement of people. So with this we complete the chapter और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेके आएंगे और तब तक आप इसी को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।